नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पे की बड़ी खबर के साथ। एक बार उस जगह सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, केंद्र सरकार के खिलाफ बुधवार यानी बीते दिन अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है दोस्तों, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से व्हिप जारी करते हुए सारे नेताओं को सदन में रहने के लिए कहा गया है। बताएंगे आपको किस तरीके की जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। वहीं पर अमित शाह की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे गए लेटर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने करारा जवाब दिया है। बताएंगे और क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोस्तों। साथ ही साथ संसद जैसे ही पहुंची सोनिया गांधी आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे, राज्यसभा के अंदर मोदी के खिलाफ इंडिया के नारे लगे हैं, जिसके बाद बीजेपी के लोगों को नारे लगाना बंद करना पड़ा है दोस्तों। इसी के साथ में स्मृति ईरानी के द्वारा राहुल गांधी को लेकर की गई ऐसी टिप्पणी जिसकी अब जमकर आलोचना हो रही है। राहुल गांधी को मणिपुर में आग लगाने वाला बताया गया है दोस्तों। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। क्या इस तरीके की बातें करना केंद्रीय मंत्री की बौखलाहट को दिखाता है? अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद नोटिस को मंजूरी मिल गई है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, बल्कि इंडिया के घटक दलों के द्वारा सामूहिक तौर पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव है। पिछले 83 से 84 दिनों से लगातार मणिपुर के अंदर जो स्थिति बनी है उस पर कानून व्यवस्था चरमरा गई है, समुदाय के बीच में विभाजन हो गया है, वहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। इन तथ्यों से हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके कारण हम लोग ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं ताकि भाजपा सरकार को पूरे मामले पर भागने न दिया जाए, उनसे बयान दिलवाया जाए। कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी ने आगे कहा कि सवाल संख्या का नहीं है बल्कि नैतिकता का है। बुनियादी सवाल यह है कि जवाबदारी किसकी है सदन में। जब इस पर मतदान होगा तब नैतिकता की कसौटी पर कौन खड़ा रहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कांग्रेस पार्टी के सांसद ने आगे कहा कि हमने अपने राज्यसभा के सारे सांसदों को 27 जुलाई यानी आज संसद के अंदर उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन की व्हिप जारी की है। वहीं पर इंडिया गठबंधन भी इस विरोध में शामिल होने जा रहा है दोस्तों। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार काले कपड़े पहनकर आएगा पूरा का पूरा इंडिया पार्टियों का गठबंधन, जो बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर करने वाला है। आपको बता दें कि संसद के अंदर लगातार इंडिया गठबंधन की ओर से जोरदार विरोध किया जा रहा है दोस्तों, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखा गया और सरकार को समर्थन करने की मांग की गई। अमित शाह ने कहा कि हम संसद के अंदर चर्चा करवाना चाहते हैं, हम इसके लिए तैयार है, सरकार तैयार है, विपक्ष हमारा सहयोग करे, सरकार सदन को चलवाना चाहती है। इसके बाद दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से लेटर का करारा जवाब दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लिखे गए लेटर का जवाब देते हुए कहा कि अमित शाह जी, जिस दिन प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को अंग्रेज शासकों और आतंकवादी दलों से जोड़ा, उसी दिन गृह मंत्री ने भावनात्मक पत्र लिखकर विपक्ष से सकारात्मक रवैया अपनाने को कहा। खड़गे आगे बोले कि मणिपुर की स्थिति पर इंडिया अलायंस की पार्टी प्रधानमंत्री से मांग कर रही है कि वो सदन में आकर सबको संबोधित करे, चर्चा की जाए और प्रधानमंत्री इसका जवाब दे, लेकिन आपके पत्र की भावना में और उसकी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। सदन में आपकी सरकार का रवैया असंवेदनशील और मनमाना रहा है। खड़गे ने आगे कहा कि छोटी घटना को बड़ा बनाकर सांसदों को पूरे सत्र से निलंबन कर दिया गया। हम रोज बहस का नोटिस देते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग सदन की कार्रवाई नहीं चलने देते। सदन की कार्रवाई को लेकर अब तक निराशा ही हाथ लगी है। खड़गे ने आगे कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने देश के विपक्षी दलों को अंग्रेज शासकों और आतंकी दल से जोड़ा, उसी दिन आपने भावनात्मक पत्र लिखकर सकारात्मक रवैये की अपेक्षा की है। प्रधानमंत्री का विपक्षी दलों को दिशाहीन बताना बेतुका ही नहीं बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है। खड़गे ने आगे जो बातें कही है दोस्तों, उससे ये बातें स्पष्ट हो चुकी है कि अमित शाह के द्वारा ये जो लेटर लिखा गया है, इस लेटर का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी 2 अलग अलग एजेंडों पर काम कर रही है। एक और प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए आतंकवादी संगठन का नाम लेते हैं और भारत को लूटने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेते हैं, तो दूसरी ओर अमित शाह लेटर लिखकर विपक्ष से सहयोग की आशा कर रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि किस स्ट्रेटजी पर बीजेपी चल रही है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके के दोहरे मापदंड के साथ बीजेपी आगे नहीं बढ़ पाएगी और विपक्ष इंडिया गठबंधन लगातार आगे विरोध भी करता रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती। साथ साथ संसद के अंदर दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया है। कई सारे लोगों का दावा है कि ये प्रस्ताव ज्यादा टिकेगा नहीं, ये प्रस्ताव गिरना तय है और ये बात पूरी तरीके से सच भी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास पूरा आंकड़ा नहीं है सरकार गिराने को लेकर। लेकिन इस पर जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हमने हमारे नॉर्थ ईस्ट के एक नेता गोगोई जी से स्पीकर को जमा करवाया, ताकि ये दिखाने की कोशिश की जाए कि इंडिया गठबंधन हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के सारे भाइयों बहनों के साथ में खड़ी है, खासकर मणिपुर को लेकर। और ऐसे में ये केवल एक सांकेतिक भाजपा का विरोध है जो मणिपुर के अंदर हिंसा नहीं रोक पा रही है। 80
80-82 दिन हो जाने के बावजूद बीजेपी के लोग अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि इसमें कौन मुख्यतः जिम्मेदार है और किसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पर ना कोई कार्रवाई की गई है, ना ही केंद्र के किसी मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। कोई तो होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी शांति बहाल करने की, और अगर वो विफल है तो उसको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। 80-82 दिन बीतने के बाद भी किसी के खिलाफ कोई औपचारिक कार्यवाही नहीं की गई है, किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई है। दोस्तों, साथ साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को एक बार फिर से मणिपुर के मसले पर एक ऐसा बयान दे दिया दोस्तों, जिससे ये बातें स्पष्ट हो गई है कि स्मृति ईरानी घूम फिरकर राहुल गांधी पर ही सारे आरोप मढ़ देती है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मणिपुर हिंसा के तथ्य छिपा रही है। यानी दोस्तों, सरकार भाजपा की है, राज्य के अंदर भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन तथ्य छुपाने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर स्मृति ईरानी लगा रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि भाजपा आज भी विपक्षी मानसिकता से बाहर नहीं आई है। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में आग लगा दी है। यानी मई महीने की शुरुआत से जब हिंसा शुरू हुई तो 50 दिन के बाद राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर गए थे, वो भी राहुल गांधी को जाने से रोका गया। तमाम प्रयास के बाद राहुल गांधी ने जाकर मणिपुर के लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन स्मृति ईरानी का दावा है कि राहुल गांधी ने मणिपुर में आग लगा दी। यानी दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर उतरकर भाजपा के लोग एक सफेद झूठ बोल रहे हैं। स्मृति ईरानी का तीखा हमला प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने ये बातें कही है। कांग्रेस पार्टी के सांसद अमी याग्निक की ओर से पूछे गए सवाल पर इस तरीके से भड़क गई स्मृति ईरानी की कुछ भी बयान देने लगी है। ऐसा लगा कि शायद वो भूल गई है कि वो केंद्र की सत्ता में है। उन्हें लगा कि वो आज भी 2013 से पहले जो विपक्ष की भूमिका में है उसी भूमिका में है, और राहुल गांधी सत्ता पक्ष में है, और इसीलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर ऐसे आरोप लगाने लगी जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो और कांग्रेस पार्टी सरकार की केंद्र में सत्ता हो। यानी दोस्तों, स्मृति ईरानी ने आगे और बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह इस बात पर घोर आपत्ति व्यक्त करती रही है। उन्होंने कहा कि न केवल महिला मंत्रियों बल्कि महिला राजनीतिक नेताओं को भी मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं बिहार के होने वाले घटनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्या आपके भीतर मादा एवं साहस है कि आप छत्तीसगढ़ के बारे में बोले? क्या आप में साहस है कि आप राजस्थान के बारे में बोले? क्या आप में साहस है कि बिहार के बारे में बोले? क्या आप में साहस है कि आप लाल डायरी के बारे में बोले? उन्होंने सवाल किया कि उनमें इन बारे में बोलने का कोई साहस नहीं है कि कांग्रेस नेता के वहां जाने के बाद मणिपुर जलने लगा। यानी दोस्तों, एक तरीके का सफेद झूठ बोला गया है। मणिपुर के हालात राहुल गांधी के जाने से पहले ही खराब है, इसके बावजूद राहुल गांधी के जाने के बाद मणिपुर जलने जैसी बातें करके केंद्रीय मंत्री पूरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि राहुल गांधी अब तो लोकसभा के सांसद भी नहीं है। इसके बावजूद बीजेपी के नेताओं को लगता है कि दुनिया के अंदर जितनी भी घटनाएं हो रही है जो बीजेपी के खिलाफ है वो राहुल गांधी ही कर दे रहे हैं। खासकर स्मृति ईरानी को ऐसा लगता है। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राज्यसभा में पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किए गए आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने के लिए सोनिया गांधी पहुंची। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो चुका है, लेकिन लगातार बवाल जारी है। एक दिन भी सही से कार्रवाई नहीं हो पाई है। मणिपुर हिंसा और महिलाओं को निर्वस्त्र किए जाने के मामले पर भाजपा से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों संजय सिंह को कुछ दिनों पहले संसद के अंदर बुरा व्यवहार करने पर पूरे मानसून सत्र के दौरान सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद वो लगातार संसद के परिसर के अंदर विरोध कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि विपक्ष के सारे नेता अपनी मजबूती उनके साथ दिखाते हैं, उनके धरने प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, और इस दौरान सोनिया गांधी भी सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए पहुंची। जैसे ही सोनिया गांधी पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले जाकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से मुलाकात की और अपनी पार्टी के समर्थन की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है, आप लोग बिल्कुल सही सवाल खड़ा कर रहे हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन के अंदर इस तरीके की मजबूती पहली बार देखने को मिल रही है। दोस्तों, एक नेता के सस्पेंशन के बाद सारे लोग उनके साथ मिलकर एकजुटता दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर शरद पवार, सोनिया गांधी, सभी ने आम आदमी पार्टी के नेता से मुलाकात की है। साथ साथ दोस्तों, आज संसद के अंदर जो व्हिप जारी किया गया है, राज्यसभा के सारे सांसदों को आने के लिए कहा गया है। तो क्या बीजेपी की सरकार राज्यसभा के अंदर दिल्ली ऑर्डिनेंस को कानून बनाने वाला ड्राफ्ट लेकर आने वाली है? सवाल इसलिए है दोस्तों क्योंकि राज्यसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, केवल लोकसभा के अंदर लाया जा सकता है, और लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और चर्चा आज कराई जाएगी। ये बात भी पूरी तरीके से तय हो गई है। लेकिन राज्यसभा को लेकर जो व्हिप जारी किया गया है, कहीं न कहीं विपक्ष को संकेत मिल चुके हैं कि भाजपा सरकार दिल्ली को लेकर जो कानून है उसका ड्राफ्ट आज पेश कर सकती है, और इसीलिए शायद व्हिप जारी किया गया है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के सेवा विस्तार पर विवाद लगातार जारी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक फैसला सुनाया था, जिसके मुताबिक मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक खत्म करने की बात कही गई थी। अब केंद्र ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिस पर आज एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। दरअसल केंद्र ने 2018 में संजय कुमार मिश्रा को ईडी का डायरेक्टर बनाया था। उनका कार्यकाल 2020 में खत्म
खत्म हो रहा था, लेकिन केंद्र ने उन्हें 1 साल का और सेवा विस्तार दिया है। इसके बाद कॉमन कॉज नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट को इसी को लेकर याचिका दाखिल की है। देखते हैं सुनवाई के बाद क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी की सरकार संजय कुमार मिश्रा को बिल्कुल हटाने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। साथ साथ राज्यसभा के अंदर एक जबरदस्त एकजुटता विपक्ष में देखने को मिली है। दोस्तों, इससे पहले जब बीजेपी के लोग मोदी मोदी के नारे लगाते थे तो विपक्ष की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से कोई एकजुटता के साथ नारा नहीं दिया जाता था, जिसके कारण बीजेपी जीत जाती थी। लेकिन अब बीजेपी के नारेबाजी का जवाब देना विपक्ष सीख गया है। विपक्ष ने इंडिया गठबंधन होने के नाते अब इंडिया इंडिया के नारे लगाए हैं, यानी भाजपा के लोग सामने से मोदी मोदी चिल्ला रहे थे तो दूसरी ओर विपक्ष के लोगों ने इंडिया इंडिया के जोर जोर से नारे लगाए, जिसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की ओर से दोनों दलों को शांत कराया गया है, दोनों पक्षों को शांत कराया गया है। लेकिन इंडिया इंडिया के नारे साफ तौर पर सुने जा सकते हैं दोस्तों, यानी जब एकजुटता इंडिया गठबंधन में दिखाई दे रही है तो भाजपा के मोदी मोदी के नारे भी दबते जा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर क्या भाजपा को इंडिया गठबंधन इसी तरीके से करारा जवाब देगा, क्या हर मोर्चे पर इसी तरीके से बीजेपी को सबक सिखाएगा। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ अगले साल 18वीं लोकसभा के लिए अप्रैल मई में संभावित आम चुनाव में विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के साथ आगे बढ़ रही है तो बीजेपी का एनडीए गठबंधन है। टाइम्स नाउ और ईजीटी ने जुलाई की शुरुआत में सर्वे के अनुसार लोगों से कुछ सवाल पूछे हैं। कर्नाटका में सत्ता आसीन एनडीए भाजपा को तगड़ा झटका लगा था, वो विधानसभा चुनाव हार गए हैं। और ऐसे में दोस्तों 2024 को लेकर जब सवाल पूछा गया कि इस बार बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी, तो भाजपा की सीटें 25 से घटकर 15 तक सीमित होने वाली है और कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा इस बार 3 से बढ़कर 10 के ऊपर जाने वाला है और मैक्सिमम 12 तक पहुंच सकता है, जो जानकारी दी जा रही है इस सर्वे के अनुसार। यानी दोस्तों, कर्नाटका के अंदर भाजपा को कम से कम 10 सीटों का नुकसान होने जा रहा है और महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी को नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार के अंदर भाजपा को नुकसान होने जा रहा है, पश्चिम बंगाल में नुकसान होने जा रहा है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके का गठबंधन बनता है, क्योंकि ये बड़े राज्य है जहां पर अगर बीजेपी को नुकसान होगा तो बीजेपी के पास दूसरा कोई बड़ा राज्य नहीं होगा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, क्योंकि भाजपा ने नॉर्थ के अंदर लगभग सारी सीटें जीत रखी हैं और ऐसे में दोस्तों बीजेपी का विस्तार केवल दक्षिण भारत के अंदर हो सका है, उसमें भी तमिलनाडु के अंदर डीएमके की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है कि अगर कर्नाटका, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार के अंदर बीजेपी की सीटें 10-10 भी कम हो जाएंगी तो बीजेपी का आंकड़ा फंस जाएगा। साथ साथ दोस्तों अखिलेश यादव बोले, कहा जो लोग आजादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरी कर रहे थे वो आज थोथे प्रवचन कर रहे हैं। अपने नाम में उपाधि लगा लेने से या चोगा धारण करने से मूल स्वरूप नहीं बदलता। राजनीति को बंटवारे का हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले विभाजनकारी अब अपने दिन गिने। इसके साथ ही दोस्तों अब सवाल खड़ा होता है कि क्या मोदी सरकार का समर्थन करेगी बीएसपी या फिर इंडिया गठबंधन की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेगी। इस पर बीएसपी के सांसद ने जवाब दिया है। बसपा के सांसद मूलक नागर ने कहा कि पूरे मुद्दे पर देश हमारे लिए सबसे पहले है, मणिपुर पर चर्चा होगी, हम लोग भी सवाल खड़ा करेंगे। राजस्थान सहित छत्तीसगढ़ और तमाम राज्यों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। यानी बीएसपी बैलेंस करने के लिए आगे बढ़ना चाहती है। दोस्तों बीएसपी का मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही जैसी है, यही बड़ा कारण है कि मणिपुर पर चर्चा को लेकर बीएसपी के नेता का कहना है कि मणिपुर पर भी चर्चा करेंगे और राजस्थान पर भी चर्चा करेंगे। देखते हैं दोस्तों क्या ये बीजेपी का सपोर्ट करेंगे या फिर इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करेंगे। साथ साथ एक बार फिर से संजय कुमार निषाद की ओर से पोस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा 2019 में जिन सीटों पर हारी थी वो सभी सीटें हमें दे दे, हम उन सभी सीटों को जीत कर दिखाएंगे। निषाद पार्टी लोकसभा की 37 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के अंदर तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है संजय निषाद की पार्टी, लेकिन उनको 37 सीटों पर चुनाव लड़ना है, वो भी लोकसभा की सीटों पर। आप लोग समझ सकते हैं कि ये बीजेपी के लिए या तो चेतावनी है या फिर भाजपा पर दबाव बनाने का प्रयास है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में होगा क्या दल बदल? उत्तराखंड के अंदर एक बार फिर से चुनाव से पहले दल बदल की आहट शुरू हो गई है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल का कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व सीएम हरीश रावत से मुलाकात के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई है। उत्तराखंड के अंदर हालांकि 5 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन दोस्तों ये सीटें भी काफी मायने रखती है, क्योंकि बीजेपी ने 2 बार लगातार सारी की सारी सीटें जीती है और कांग्रेस पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में वापसी करना चाहती है। 4-4, 5-5 सीटों वाले राज्य के अंदर भी कांग्रेस पार्टी अतिरिक्त फोकस दे रही है। साथ साथ दोस्तों शशि एस सिंह की ओर से दावा किया गया है कि जब राज्यसभा के अंदर एक सवाल पूछा गया, अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका जवाब आया है। इस जवाब में बताया गया है कि पिछले 5 साल में एक भी नया आईआईटी और आईआईएम सरकार ने नहीं खोला है, सरकार केवल प्रचार पर पैसा बर्बाद करती है। अब सवाल पूछा गया है कि नवोदय स्कूल कितने खोले गए हैं, जिसका जवाब भी जल्द सामने आने वाला है। दरअसल
दोस्तों विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रहा है कि कितने यूनिवर्सिटी आपने खोले हैं, तो जवाब आप लोग के सामने है। आप लोग देख सकते हैं कि भाजपा कुछ और असलियत बताती है, जबकि हकीकत यह है कि एक भी IIT और IIM पिछले 5 सालों में नहीं खोला गया है। साथ साथ राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार के द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 3 लाख से ज्यादा गिग वर्कर्स को उनका अधिकार और आत्मसम्मान दिलाने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने नया कानून लागू किया है, जो भारत के अंदर पहली बार ऐसा कानून लाया गया है। ये कानून गिग इकोनॉमी के श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा देगा और करोड़ों युवाओं के भरोसेमंद रोजगार का आधार बनेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने बताया कि कई गिग वर्कर से उन्होंने मुलाकात की है। दोस्तों गिग वर्कर्स उनको कहते हैं जो किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कोई काम करते हैं, जैसे किसी कंपनी की गाड़ी चलाना या फिर पिज्जा डिलीवरी, इस तरीके की चीजें जो देश के अंदर अब काफी ज्यादा देखने को मिलती है, जिसे गिग इकोनॉमी भी कहा जाता है। सरकार की ओर से उनको रोजगार की सुरक्षा के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी का प्रबंध कराने के लिए कानून लाया गया है। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के द्वारा की गई तारीफ पर जवाब देते हुए कहा कि श्री राहुल गांधी जी की अगुवाई में निकाली गई ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्यों में से एक सुरक्षित रोजगार को पूर्ण करने के उद्देश्य के अंतर्गत गिग वर्कर्स के श्रमिकों के सम्मान और सुरक्षा हेतु राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक 2023 पारित करने वाला प्रथम राज्य बना है। असंगठित क्षेत्र को मजबूत करने के साथ आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गिग वर्कर्स को आर्थिक सुरक्षा प्रदेश सरकारों की ओर से दी जाएगी, यह हमारी प्राथमिकता है। जल्दी ही इस ड्राफ्ट की पूरी जानकारी आएगी तो आप तक लगातार पहुंचाएंगे। दोस्तों साथ साथ कर्नाटका में सिद्धरमैया और शिव कुमार के बीच में ऑल इज वेल है। कुछ दिनों से अफवाहें फैलाई जा रही थी, लेकिन ये अफवाह एक बार फिर से अफवाह ही साबित हुई है। दोनों नेताओं ने विधायक दल की बैठक में शामिल होकर अपनी बातें सामने रखी है। साथ साथ दोस्तों न्यूज 24 में दावा किया गया है कि ST वर्ग में शामिल किया जा सकता है राजभर जाति को। योगी सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इस पर ट्राइबल आर्मी बोली, कहा मणिपुर शांत भी नहीं हुआ, उससे पहले बीजेपी वोट बैंक के लिए एक और प्रदेश में आपस में समाजों में नफरत पैदा करना चाहती है। हम स्पष्ट रूप से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज ST वर्ग में किसी भी अन्य जाति को सम्मिलित नहीं करने देगा। राजभर समुदाय इन नेताओं के बहकावे में ना आए। वहीं झूठ बोले कौआ काटे, इस तरीके से बीजेपी के लोगों ने राघव चड्ढा को लेकर एक तस्वीर शेयर करते हुए तंज कसा है। दरअसल संसद के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा जब बाहर निकल रहे थे तो उनके सर पर आकर एक कौआ पंख मार देता है, पैर मार देता है, जिसके बाद बीजेपी इस तस्वीर को शेयर करते हुए कहती है झूठ बोले कौआ काटे। इसका जवाब देते हुए राघव चड्ढा ने कहा रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका और कौआ मोती खाएगा। आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया है। यानी भाजपा के तंज पर राघव चड्ढा की ओर से डबल तंज कसा गया है। वहीं पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा मेरे स्वाभिमान को चुनौती दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बयान के बाद सदन में सत्ता पक्ष के सांसद मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। दरअसल दोस्तों हुआ ऐसा कि जब मणिपुर हिंसा के मामले पर अपनी बातें रख रहे थे राज्यसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उनका माइक बंद हो गया, जिस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जाहिर की और कहा कि ये मेरे स्वाभिमान को चुनौती देने जैसा है। इस पर बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री मोदी के नारे लगाने लगे, मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। साथ साथ दोस्तों मणिपुर हिंसा के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट ने भी कहा कि पूरा देश गवाह है, मणिपुर की घटना पर बयान देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। आज 85वां दिन बीत गया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। हम मणिपुर और केंद्र सरकार के आचरण से दुखी हैं, प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए। वे दोस्तों हरियाणा में बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा, 90 विधानसभा सीटों पर यात्राओं का शेड्यूल जारी किया गया है। टारगेट पर विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव है, यानी अब एक और मनोहर लाल खट्टर की छवि सुधारने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर 90 विधानसभा सीटों पर तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखते हैं इससे फायदा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। वहीं कर्नाटका में 11 विधायकों ने सीएम सिद्धरमैया को 25 जुलाई को एक शिकायत पत्र दिया था। इस मामले में विधायक ने यू टर्न ले लिया है। मंगलवार शाम को कुछ ही घंटों के बाद कांग्रेस विधायकों ने लिखे गए पत्र को फर्जी बता दिया। जिस लेटर पैड पर 11 विधायकों के हस्ताक्षर है वहाँ उनका नहीं है। इस मामले की जाँच की बात कही जा रही है। उन्होंने लेटर हेड दिखाते हुए कहा कि ये मेरा लेटर हेड नहीं है, इसके सारे सीरियल नंबर मैं रखा हूँ, ऐसे में इसके दुरुपयोग होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जो लेटर जारी हुआ है उसमें सीरियल नंबर भी नहीं पड़ा हुआ है। साथ साथ दोस्तों गैंगस्टर विक्रम बड़ाड़ UAE से गिरफ्तार हुआ है। NIA वापस लेकर भारत आएगी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इस व्यक्ति का नाम भी जुड़ा हुआ है। साथ साथ हरियाणा के अंदर गोपाल कांडा के बड़ी होने के बाद गीतिका के भाई ने कहा कि हमारी जान को खतरा है और सुरक्षा की मांग भी की गई है। इसी के साथ में स्मृति ईरानी के द्वारा दिए गए बयान पर ट्राइबल आर्मी की ओर से ट्वीट करते हुए लिखा गया कि हमने स्मृति ईरानी को संसद में रोहित वेमुला के न्याय को दबाने के लिए चिल्लाते हुए देखा। आज मणिपुर की 2 आदिवासी महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी के मामले को दबाने के लिए चिल्लाते हुए देखा है। ये महिला बेशर्मी से दलित, आदिवासी और इंसाफ को दबाने में कुख्यात है। कुल मिलाकर दोस्तों स्मृति ईरानी को लेकर ये शब्द
इस्तेमाल किए गए हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता और पार्टी के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत को दिए एक इंटरव्यू में पार्टी के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर जोरदार हमले किए। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले केंद्र सरकार के सामने कुछ शर्तों को रखने की कोशिश की है। एक मराठी पॉडकास्ट आवाज पुनाचा में उद्धव ठाकरे ने अपनी ही पार्टी के नेता के सामने बीजेपी के खिलाफ अपनी दिल की भड़ास निकाली। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाने की चर्चा के बारे में कहा कि अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रहे हैं तो आपको मणिपुर में शांति लानी चाहिए जो महीनों से जल रहा है। अगर आप लोग को ये खबर अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। जुड़े रहें सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत मातरम।